दोस्तों इमेजिन करो कि तुमने किसी को सबक सिखाने के लिए कोई छोटा मोटा कांड किया है और अगले ही सुबह उठकर तुम देखते हो कि तुम देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके हो तो कैसा लगेगा। बासु दादा को मिटाने के बाद दाऊद के हौसले इतने बुलंद थे कि अब उसकी सीधी नजर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बॉस हाजी मस्तान के पैसों पे जा टिकती है। मस्तान ने ऑलरेडी ही करीम लाला की पठान गैंग से दाऊद के 2 लड़कों को पिटवा दिया था, तो एक राइवलरी तो ये थी और दूसरा ये कि दाऊद को अपने खबरी से एक टिप मिलती है कि मस्तान का 5 लाख रुपया मस्जिद बंदर से मालाबार हिल्स जा रहा है और इसे 2 मारवाड़ी लेकर जा रहे हैं। दाऊद ने अपने लड़कों के साथ करनेक बंदर ब्रिज पर उस गाड़ी को ओवरटेक किया और पूरा पैसा लूट लिया, लेकिन अगले दिन जो अखबार में छपा उससे दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अखबार की हेडलाइन चीख चीख कर कह रही थी कि मुंबई में एक बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई है। अब बैंक डकैती यहाँ कैसे आ गई? दरअसल हुआ यूं कि दाऊद को जो टिप मिली थी वो गलत मिली थी। वो पैसा हाजी मस्तान का नहीं, वो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। उस 19 साल के लड़के ने अनजाने में ही सही लेकिन शहर की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दे दिया था और ये पहला कदम होने जा रहा था उसका अंडरवर्ल्ड की ओर। ये वो गलत टिप थी जिससे दाऊद की पूरी किस्मत बदलने वाली थी। इधर दाऊद बड़ा बन रहा था और मुंबई पुलिस डोंगरी में करीम लाला की पठान गैंग से बुरी तरीके से त्रस्त थी। डोंगरी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनवीर लिखा समझ नहीं पा रहे थे कि खूंखार पठानों को कैसे उखाड़ा जाए और तभी उनकी मुलाकात होती एक बेखौफ जर्नलिस्ट इकबाल नतीक से। इकबाल भी उसी रत्नागिरी से था जहां से दाऊद का परिवार आया था। इकबाल ने इंस्पेक्टर को एक ऐसा खौफनाक आइडिया दिया जिसने अंडरवर्ल्ड की दिशा बदल दी। उसने कहा कि पठान गैंग को अगर मारना है तो दाऊद इब्राहिम को अपना पिल्ला बना लो। एक और जहां इकबाल अपनी कलम से दाऊद को अखबारों में रॉबिन हुड लिखता था, वहीं दूसरी ओर दाऊद रोज इकबाल के ऑफिस में आता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दाऊद भी पुलिस का खबरी बन गया, लेकिन फिर पठान गैंग ने एक ऐसा पाप किया जिसने इंसानियत की रूह कपा दी। जरा सोचो कि तुम न्यूली मैरिड कपल हो जो अपनी नई जिंदगी के सपने लेकर एक गेस्ट हाउस में रुकते हो। तुम्हें नहीं पता है कि उस गेस्ट हाउस में पठान गैंग का अपना स्मगलिंग का माल छुपता है। रात का अंधेरा है। पठान गैंग के अयूब, लाला, सईद और बाटला की नज़र उस मासूम दुल्हन पर पड़ती है और इतनी गंदी नज़र पड़ती कि सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं, उस औरत का सरेआम गैंग रेप कर देते हैं और गवाह मिटाने के लिए उसके पति को बेरहमी से मार डालते हैं। जब ये बात जर्नलिस्ट इकबाल नतीक तक पहुंचती तो उसका खून खोला। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए इसी दरिंदगी को अखबार के फ्रंट पेज में छाप दिया। पुलिस ने अयूब, लाला, सैयद और बाटला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हम अपने इस सड़े हुए सिस्टम से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कुछ ही महीनों में ये दरिंदे जमानत पर बाहर आ गए और बाहर आते ही उनका पहला टारगेट था इकबाल नतीक। 17 अगस्त 1977 की आधी रात पठान गैंग ने इकबाल नतीक को किडनैप किया, उसे अमीरजादा के घर ले और वहां उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया, हड्डियां तोड़ दी, मांस नोच लिया और अधमरी हालत में उसे माहिम के सुनसान इलाके में फेंक दिया। और मरते मरते इकबाल ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सका। वो एक गलत टिप जो दाऊद इब्राहिम को पुलिस के करीब लाई थी, आज उस पुलिस और दाऊद के पास एक कॉमन मकसद था, अपने दोस्त इकबाल नतीक का खून का बदला लेना। और यहीं से शुरू हुआ बॉम्बे का वो अनहोली अलायंस। इंस्पेक्टर और दाऊद इब्राहिम ने हाथ मिला लिया। दाऊद पुलिस का हथियार बना। पुलिस दाऊद को बैकअप देती और दाऊद चुन चुन कर पठान गैंग को शमशान पहुंचाता। पुलिस को फायदा ये था कि बिना कागजी जमेले के शहर से पठान गैंग का कचरा साफ हो रहा था और दाऊद को फायदा ये था कि उसके राइवल्स मर रहे थे। खाकी वर्दी और काले धंधे का ये नापाक गठजोड़ था जिसने बॉम्बे की सड़कों को लाल कर दिया। दाऊद अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन रहा था। सिर्फ 25 साल की उम्र में इस अंडरडॉग ने बॉम्बे में वो खौफ पैदा किया कि खुद हाजी मस्तान को बीच में आकर दाऊद और पठान गैंग के बीच कुरान पर हाथ रखकर कस्में खिलवानी पड़ी। लेकिन दोस्त, अंडरवर्ल्ड में खाई गई कस्मों की उम्र बंदूक से निकलने वाली गोली से भी छोटी होती है। असली खून खराबा और वो खौफनाक कोर्ट रूम मर्डर तो अब होने वाला था। दोस्तों, मेरे पास आपको डराने के लिए कोई खौफनाक बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई बड़ा स्टूडियो भी नहीं है, बस ये मेरा फ़ोन है और एक कुछ कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी हकीकत है जो सोचने को मजबूर कर दे। अब कहानी पे चलते हैं। जब खूंखार गुंडे कुरान या गीता पर हाथ रखते हैं, कसम खाए तो समझ लेना कि वो कसम नहीं खा रहे हैं, वो मौत की कोई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाजी मस्तान के सामने दाऊद और पठान गैंग ने शांति की कस्में तो खा ली थी, लेकिन दोनों को पता था कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंडरवर्ल्ड का एक फैक्ट कि अंडरवर्ल्ड में मोहब्बत अक्सर मौत का दरवाज़ा खोल देती है। कैसे?
दाऊद अब कोई छोटा मोटा गुंडा तो नहीं रहा, अब उसकी पहुंच समंदर के पोर्ट से निकल कर एयरपोर्ट तक हो गई। मिठाई के डब्बों में, इंसान के पेट में। बॉम्बे में सोना स्मगल हो रहा था। 1980 में दाऊद एयरपोर्ट पर माल के साथ पकड़ा गया और ये उसकी ज़िंदगी की पहली अरेस्ट थी। लेकिन जो आदमी सिस्टम खरीद ही चुका है, उसका होना क्या था? गवाह पलट गए। 1983 में वो बरी हो गया, पर जब वो कोर्ट कचहरी में फंसा था, ठीक उसी वक्त पठान गैंग दाऊद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्लान बना रही थी। जरा इमेजिन करो कि तुम दाऊद के बड़े भाई साबिर हो, तुम अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड चित्रा के प्यार में पागल हो, उससे मिलने के लिए घर से अकेले निकल पड़े हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी मौत का जाल बन चुकी है। अमीरजादा को भनक लग गई कि साबिर अकेला होगा। जैसे ही साबिर निकला, पठान गैंग के अमीरजादा आलमजेब, मामूर खान और एक ऐसा आदमी जिसे तुम फिल्मों के थ्रू जानते हो, मनोहर, नहीं पहचाने? मान्या सूर्वे। इन दरिंदों ने साबिर को बीच सड़क पर घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। दाऊद का सबसे प्यारा भाई सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया था। ये पहली मर्तबा हुआ कि वो दाऊद जिसने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, वो अपने भाई की लाश से लिपट लिपट कर किसी बच्चे की तरह रो रहा था। दोस्त, इस एक लाश ने दाऊद के अंदर के बचे कुछ इंसान को मार डाला। अब वो अपनी गैंग का इकलौता और सबसे खूंखार बॉस बनने वाला था और यहीं से शुरू हुई टी कंपनी। इधर 1981 में खालिद पहलवान जब रिटायर्ड हुआ तो उसने जाते जाते दाऊद की गैंग में रमा नाइक, अरुण गवली, बाबू रेशम जैसे खूंखार हिंदू गैंगस्टर की एंट्री करवा दी। अब दाऊद की गैंग सेकुलर थी और पहले से 100 गुना ताकतवर। दाऊद को अपने भाई का बदला चाहिए था, लेकिन अमीरजादा पहले से ही पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में घुसकर उसे मारेगा कौन? और यहाँ दाऊद ने हाथ मिलाया राजन नायक उर्फ बड़ा राजन से। बड़ा राजन जो कभी फैक्ट्री में दर्जी था, फिर दफ्तरों में टाइपराइटर चुराकर बेचने लगा, अब वो गोल्डन गैंग का बॉस था। बड़े राजन ने अमीरजादा को कोर्ट रूम में मारने का एक रूह कपाने वाला प्लान बनाया। उसने एक नौसिखिया लड़के डेविड परदेशी को इस काम के लिए हायर किया। अब तारीख थी 6 दिसंबर 1983। डेविड कोर्ट रूम में जा घुसा और सरेआम जज के सामने अमीरजादा के सीने में गोलियां उतार दी। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया कि डेविड अनाड़ी था, तो वो पकड़ा गया और पुलिस की 3rd डिग्री पड़ी तो वो सरकारी गवाह बन गया और उसने दाऊद और बड़े राजन का नाम उगल दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पर दोस्त, यहाँ पठान गैंग शांति से कहाँ बैठने वाली थी। उसे खून का बदला खून से चाहिए था। डेविड के अमीरजादा को मारने के महज 24 दिन बाद 30 सितंबर 1983 बड़े राजन की कोर्ट में पेशी थी और तभी एकदम फिटिंग वाली रेडीमेड पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एक आदमी कोर्ट रूम के अंदर घुसता है। नाम था चंद्रकांत फाल्के, ढोलकिया ब्रदर्स का आदमी। फिर 1 2 3 गोलियां सीधे बड़े राजन की सीने में भोंक देता है। बॉम्बे कोर्ट रूम जो कभी इंसाफ के लिए मंदिर हुआ करता था, अब गैंग वॉर का कसाई खाना बन चुका था। अब तुम सोच रहे होंगे ना कि जिसने दाऊद का नाम पुलिस को बताया, उस डेविड परदेशी का क्या हुआ? पहले तो उसने पुलिस प्रोटेक्शन लेकर दुबई भाग गया। वो वहाँ शादी की, सेटल हो गया। उसे लगा कि वो दाऊद से बच गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि अंडरवर्ल्ड में मौत कभी तुम्हें नहीं भूलती है। सालों बाद दाऊद ने एक ऐसा खौफनाक जाल बिछाया कि डेविड को मजबूरन दुबई से बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे के एक होटल कमरे में डेविड अपने भाई के साथ ठहरा था। दाऊद के हिटमैन वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने पहले सीधा फायर नहीं किया। उसने होटल के कमरे से सीधा दुबई में फोन लगाया। दाऊद फोन लाइन पे था। हिटमैन ने फोन हवा में किया और फिर डेविड के सीने में गोलियां उतार दी। दाऊद ने दुबई में बैठकर फोन की लाइन पर उन गोलियों की गूंज और डेविड की तड़प सुनी और उधर से हिटमैन की आवाज आती है कि भाई डेविड परदेशी का काम हो गया। दाऊद ने पूरे अंडरवर्ल्ड को बता दिया था कि अगर कोई मेरे खिलाफ गवाही देगा तो उसे दुनिया से हाथ धोना पड़ेगा और मैं उसकी मौत की आवाज लाइव सुनूंगा। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में। बिना एडिटिंग के आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप कच्ची सच्ची कहानियाँ सुन रहे हैं जिनको मैं सीधा आपके दिल और दिमाग में उतारने वाला हूँ। अब एक बात बताओ कि कोई खूंखार कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसका मालिक क्या करेगा? अगर वो अपने मालिक को ही खाने लगे तो उसका मालिक क्या करेगा? अंडरवर्ल्ड में ही ऐसे ही एक पागल कुत्ता था, समद खान। यह आदमी इतना खौफनाक था कि लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में से मजा आता था और इसका इतना खौफ था कि खुद इसका अपना सगा चाचा डोंगरी का सबसे बड़ा डॉन करीम लाला इससे कांपने लगा था। कहानी के आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक जालिम पठान के सीने में
19 गोलियां उतरती है और कैसे 10 मिनट के एक रहस्यमयी कॉल ने दाऊद इब्राहिम को हमेशा भारत की पहुंच से दूर कर दिया। जरा उस दौर को इमेजिन करो कि जब भी समद खान कोई खूनी कांड करता है, पुलिस सीधा करीम लाला को उठा कर ले जाती है। अब तंग आकर करीम लाला ने एक दिन अखबार में इश्तेहार छपा दिया कि मेरे भतीजे समद खान से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे अपने आप से बेदखल करता हूँ। समद बौखला गया। उसे लगा कि उसके चाचा ने उसके पीठ पर छुर्रा घोंपा है और इसी बौखलाहट में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम से दोस्ती कर ली। उसने दाऊद को यकीन दिलाया कि साबिर के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं था। दाऊद ने उसे अपनी गैंग में ले लिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में एक बात बड़ी मशहूर है, गद्दार खून कभी वफादार नहीं होता है। एक रात समद खान को भनक लगी कि दाऊद का दूसरा भाई नूरा उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो गुस्से में अंधा होकर समद ने नूरा को जानवरों की तरह पीटा, उसे अधमरा कर दिया। अब ये बात दाऊद को पता चलती है और उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। अब ऑलरेडी एक पठान की वजह से साबिर की मौत हुई थी, उसकी मौत का जख्म भी हरा ही था और दूसरे पठान ने उसके भाई पर हाथ उठाया था। दाऊद का सब्र खत्म हुआ और तारीख बनी 4 अक्टूबर 1984। दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अली अंतुले, छोटा राजन और अब्दुल हामिद, चारों ने मिलकर समद खान को घेर लिया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट की रूह कपा दी। दाऊद ने समद के जिस्म में एक नहीं दो नहीं पूरी 19 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। पूरा शरीर छलनी हो गया, गोश्त के चिथड़े उड़ गए और वो लोग इतने खौफ और उत्तेजित थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी और हथियार वहीं छोड़कर भाग गए। लेकिन दोस्त, सरेआम 19 गोलियां चलाना पुलिस के मुंह पे सीधा तमाचा था। बॉम्बे पुलिस के सब्र का आखिरी इम्तिहान था। और अब एंट्री होती है पुलिस कमिश्नर D.S. सोमेन और एक जाबाज इंस्पेक्टर मधुकर जेडे की। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के एक एक गुंडे को उठा कर जेल में ठूसना शुरू किया। अब सिर्फ एक आदमी आजाद था, उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। पुलिस कमिश्नर ने दाऊद के खिलाफ सीधा अरेस्ट वारंट निकाल दिया। और अब आता है सीरीज का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, 1986 की वो काली रात। इमेजिन करो कि तुम क्राइम ब्रांच के उस टॉप सीक्रेट टीम का हिस्सा हो जो दाऊद के अड्डे मुसाफिर खाने को चारों तरफ से घेर चुकी है। और ये रेड इतनी खुफिया थी कि डिपार्टमेंट के किसी भी पुलिस वालों को भनक तक नहीं थी। दाऊद को जिंदा पकड़ने के लिए पुलिस ने एक बड़े पॉलिटिशियन से परमिशन भी ली थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, हथियारों की सेफ्टी चेक खुलती है, लेकिन अंदर क्या मिलता है? एक खाली कमरा, मेज पे रखी चाय जो भी गर्म थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम वहां से गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुलिस के पहुंचने के ठीक 10 मिनट पहले दाऊद को एक कॉल आया था। उस कॉल ने उसको अलर्ट कर दिया। वो कॉल उसी पॉलिटिशियन की थी जिसने पुलिस को रेड की परमिशन दी थी। यहाँ भी सिस्टम ही सिस्टम को खोखला कर रहा था। उन महज 10 मिनटों ने भारत का इतिहास बदल दिया। उसी 10 मिनट के गैप में दाऊद अपनी पत्नी महजबी को लेकर मुसाफिर खाना से फरार हो गया। बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंचा और वहां से हमेशा हमेशा के लिए दुबई। दोस्तों, वो 10 साल का लड़का जिसे स्कूल से निकाला गया, अब वो दुबई के महलों में बैठकर फोन की एक लाइन से पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था। दाऊद तो चला गया, लेकिन डी कंपनी का असली गैंगवॉर था अब शुरू होना था, जिसने पूरे देश की सड़कों को खून से लाल कर दिया। ये गैंगवॉर जिनके बीच था, उनका नाम है दाऊद और छोटा राजन। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इतने जिगरी कहे जाने वाले छोटे राजन और दाऊद एक दूसरे की मौत की सुपारी दे रहे हैं? तो ये कहानी हमारी कंटिन्यू रहेगी, पर आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।